शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े सभी डिग्री कॉलेज 1 जून से खुलेंगे। कोविड गाइडलाइंस के तहत ही खुलेगी यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज। इस दौरान सिर्फ ऑफिस कर्मचारी और अधिकारी ही दफ्तर आएंगे। टीचर्स और स्टूडेंट अभी नहीं आएंगे। तो कोविड महामारी के चलते 9 अप्रैल को यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े सभी डिग्री कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कोविड गाइडलाइंस के तहत खुलेगी यूनिवर्सिटी और कॉलेज। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े सभी डिग्री कॉलेज 1 जून से खुलेंगे। तो 9 अप्रैल से बंद थे यूनिवर्सिटी और कॉलेज। एक और बड़ी खबर, लखनऊ से सीवेज में कोरोना वायरस मिलने के मामले में एसजीपीजीआई ने जारी किया बयान। पहले दी जानकारी से पलटता नजर आ रहा है एसजीपीजीआई। कोरोना वायरस ड्रॉपलेट से फैलता है, यह कहा डॉक्टर उज्ज्वला। तो कुछ मरीजों के मल यानी स्टूल में भी यह मिला है, जो असल में इस वायरस का फ्रेगमेंट है। सीवेज के सैंपल में कोरोना वायरस मिलना अभी पुष्ट नहीं हुआ है। अभी इस पर और अध्ययन की जरूरत है। तो एसजीपीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल के अनुसार फिलहाल ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि पानी से वायरस फैलता है। तो इस पर अभी और अध्ययन और करने की जरूरत है। वहीं मुरादाबाद के ग्रामीण इलाकों के लोगों की शंका करने के लिए सपा सांसद एसटी हसन ने लोगों से कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील की है। एसटी हसन के मुताबिक मुस्लिम समाज के लोगों से उन्होंने खास तौर से अपील करते हुए कहा कि जो लोग आगे आकर अपना और अपने परिवार का वैक्सीनेशन करवाएं। एसटी हसन ने पोलियो टीकाकरण अभियान का हवाला देते हुए कहा कि पोलियो वैक्सीनेशन के वक्त भी इसी तरह की अफवाह फैलाई गई थी, लेकिन बाद में सभी अफवाहें गलत साबित हुई थी। मेरी आप सभी से, ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों के लोगों से ये दरख्वास्त है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ और मैं एक एक्सपीरियंस होल्डर भी हूँ। मुझे कोरोना हुआ क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ थी, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं चला कि कब कोरोना हुआ। मैंने इत्तफाकन अपना जांच करा ली तो पॉजिटिव आ गया, क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ थी। वैक्सीन का काम भी यह है कि बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर वो लड़ने की ताकत पैदा करती है कोरोना के ख़िलाफ़। और जिन लोगों को ये तजर्बा बता रहा है पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, कि जिन लोगों को वैक्सीन की पूरी डोजेस लग गई हैं, उनको अगर कोरोना हुआ भी है तो उनको अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वहीं संभल में कोरोना संक्रमण के निपटने के लिए सपा इकबाल महमूद ने मंगलवार को शहर में सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की, लेकिन कोरोना नियंत्रण के लिए शुरू किए गए अभियान में खुद विधायक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही भूल गए। तो संभल में कोरोना संक्रमण के दौरान विधायक इकबाल महमूद के परिवार के अलावा इलाके में बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमित हो गए थे और इसी वजह से सपा विधायक ने सैनिटाइजेशन शुरू करवाया। लेकिन सैनिटाइजेशन के दौरान विधायक जी के साथ कई और लोग भी जुट गए। हालांकि इस दौरान खुद विधायक जी ने सबको मास्क लगाने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। ये संभल के अंदर हमने संभल के हर मोहल्ले में सैनिटाइज करने के लिए एक टीम बनाई है, ताकि वो हर जगह का मोहल्ले जाकर हर जगह सैनिटाइज कराएं। और ये मूजी बीमारी जो कोरोना की चल रही है, इससे बचाव के लिए ये ज़रूरी है कि हर जगह सैनिटाइज किया जाए। ये ज़रूरी है कि मास्क लगाया जाए। ये ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, एक दूसरे से फासला रखा जाए। ये ज़रूरी है कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार, उसके हिसाब से हम लोग चलें। ये हमारे बचाव के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। वहीं एक और अहम खबर, निजी अस्पतालों में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों को अब 8 मंडल में मिलेगा एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। पहले सिर्फ 4 मंडल में ही इंजेक्शन की व्यवस्था थी। अब वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मेरठ, झांसी, कानपुर, बरेली, गोरखपुर मंडल में भी ये इंजेक्शन उपलब्ध होगा। बाकी मंडलों को इंजेक्शन के लिए इन 8 मंडलों से संबंध किया गया। तो मिर्जापुर को वाराणसी, अयोध्या और देवीपाटन को लखनऊ, अलीगढ़ और आगरा और सहारनपुर को मेरठ मंडल से संबंध किया गया। चित्रकूट को झांसी, प्रयागराज को कानपुर, मुरादाबाद को बरेली और बस्ती व आजमगढ़ को गोरखपुर मंडल से संबंध किया गया। पहले सिर्फ 4
मंडल में थी इंजेक्शन की व्यवस्था, लेकिन अब 8 मंडल तक इंजेक्शन उपलब्ध होगा। वहीं देश भर के 297 छात्रों ने सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन कराने के निर्णय को रद्द करने के लिए सीजेआई एनवी रमना को पत्र लिखा है। छात्रों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे पत्र में पिछले साल की तरह वैकल्पिक मूल्यांकन योजना लागू कराने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि देश में कोविड-19 के चलते पैदा हुई परिस्थितियों के चलते तमाम छात्रों ने अपने परिवार वालों को खो दिया है। ऐसे में इस समय फिजिकली परीक्षा कराना न सिर्फ लाखों छात्रों और टीचर्स की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी ये तनाव पैदा करने वाली बात है। छात्रों ने अपने पत्र में लिखा कि ऐसे समय में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कराना किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। वहीं कोरोना संकट के बीच एक बार फिर किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है और कल यानी 26 मई को किसान संगठनों की अगुवाई में किसान दिल्ली की सीमाओं पर जुटने वाले हैं। किसानों के कल होने वाले प्रदर्शन को देश की 12 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, आम आदमी पार्टी समेत कई क्षेत्रीय दल भी शामिल हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि उनके इस आंदोलन को शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मोर्चे का कहना है कि उनका मकसद ताकत दिखाना नहीं, बल्कि सरकार से अपनी बात जाहिर करने के लिए किसान एकजुट हो रहे हैं। और किसान नेताओं का कहना है कि कल होने वाले प्रदर्शन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा। में जो झंडा होगा वो काले रंग के झंडे लगाएंगे हम, तो वही ब्लैक डे है। जो फ्लैग हैं वे लग जाएंगे और कोई भीड़ पब्लिक मीटिंग नहीं है। और ये पूरे देश भर में अपने लोग घर पर लगा सकते हैं, अपने ट्रैक्टर पर लगा सकते हैं, अपनी गाड़ी हैं इस पर झंडा बांध लो, जाना है तो ये रहेगा। तो नहीं वो नहीं कोई दिल्ली की तरफ नहीं आ रहा। तो क्या जो जहाँ पर किसान है जो जहाँ पे है, अपने गांव में है, अपने खेत में है, अपने शहर में है, किसी को अपने घर पर लगाना तो लगा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर और गोरखपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी ने कोविड संक्रमण पर शहरों और गांवों में चल रहे इंतजामों को परखा। सबसे पहले सीएम योगी मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। उसके बाद सीएम योगी ने मिर्जापुर को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। इसके साथ ही सीएम योगी ने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का दौरा किया, उसका निरीक्षण किया। बाद में सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे और गोरखपुर एम्स में लेवल 2 कोविड वार्ड का निरीक्षण भी किया। इसके बाद सीएम योगी बीआरडी कॉलेज पहुंचे और कोरोना के इंतजामों का जायजा लिया। सीएम योगी ने मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत भी की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 मई को यूपी पंचायत चुनाव में चुने गए नवनिर्वाचित प्रधानों से वर्चुअल संवाद करेंगे। आज से पंचायत चुनाव में जीते प्रधानों को शपथ दिलाई जा रही है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नवनिर्वाचित प्रधानों से बातचीत करने वाले। सीएम योगी 28 मई को सीएम आवास से इन प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी चुनिंदा जिलों के प्रधानों से बातचीत करेंगे, जिसमें वो प्रधानों से ग्रामीण इलाकों में चल रहे विशेष कोरोना जांच अभियान पर बातचीत करेंगे और नए प्रधानों को गांव में कोरोना कंट्रोल का मंत्र भी देंगे। वहीं बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन से पहले छात्र छात्राओं के टीकाकरण को लेकर अखिलेश यादव के ट्वीट पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जवाब देते हुए कहा है कि यूपी सरकार सभी लोगों के वैक्सीनेशन के लिए फिक्रमंद और प्रतिबद्ध है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि पहले वो वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बता रहे थे, लेकिन अब वैक्सीनेशन को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चल रही अटकलों के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पहले टीका फिर परीक्षा, नो एग्जामिनेशन विदाउट वैक्सीनेशन, यानी बिना टीकाकरण के परीक्षा नहीं। और इस मुद्दे पर क्या कहा डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने, सुनिए। उत्तर प्रदेश में भी एक वरिष्ठ राजनेता ने तो बीजेपी की वैक्सीन कह दिया, कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तब वैक्सीन लगेगी। अब मुझे आश्चर्य होता है, लेकिन बीजेपी का जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, हम पारदर्शी और सर्व जो चिंता करने वाली सबकी ये सरकार है। और मुख्यमंत्री जी ने पहले से कह रखा है कि जो 18 साल से ऊपर के नवयुवक हैं या परीक्षा में बैठने वाले हैं,
प्राथमिकता के आधार पर उनका वैक्सीनेशन हो। जो शिक्षक ड्यूटी पे लगने वाले हैं या कर्मचारी ड्यूटी पे लगने वाले हैं, उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनका वैक्सीनेशन हो, उनका रजिस्ट्रेशन हो वैक्सीनेशन के लिए। इसके लिए पहले ही वो निर्देशित कर चुके हैं। वहीं अपने पूर्वांचल दौरे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में भी थे और जहां उन्होंने ड्रोन सेवा की शुरुआत की और इसके तहत वाराणसी में कोरोना कंट्रोल के लिए 3 ड्रोन उड़ाए जाएंगे, जिसमें एक ड्रोन आसमान से सैनिटाइजेशन का काम करेगा तो दूसरा ड्रोन दवाएं पहुंचाने का काम करेगा, जबकि तीसरे ड्रोन से कोरोना नियमों की जानकारी और लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। बेहद खास ड्रोन है काशी के लिए और आज मुख्यमंत्री ने इस ड्रोन सेवा की शुरुआत की है। ये ड्रोन काशी को न सिर्फ सैनिटाइज करेंगे बल्कि संदेश प्रसारित करने के साथ दवाओं की सेवा भी देंगे। तो स्मार्ट सिटी के जो महाप्रबंधक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि ये ड्रोन सेवा कितनी ज़रूरी, किस तरह से ज़रूरी। बहुत ही ज़रूरी है। 2020 में जब ये कोविड पीक में था, हमने 2750 एकर्स को सैनिटाइज किया गया है पिछले साल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण काम था क्योंकि ऐसी जगह थे जहां लोग कोविड की वजह से लोग जाना नहीं चाह रहे थे, कंटेनमेंट जोन थे, इन्फेक्टेड पीपल के पास से जाना नहीं चाह रहे थे, सैनिटरी वर्कर्स भी। हमने ड्रोन के द्वारा जो है काफ़ी सैनिटाइजेशन किया है, पब्लिक ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है, इसमें काफ़ी मदद मिली है। काशी को नया रूप प्रदान करेंगे ये ड्रोन, कोरोना को नियंत्रित करेंगे ये ड्रोन और इसके साथ ही आम जनता को जागरूक भी करेंगे ये ड्रोन। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले ही नेताओं के पाला बदलने का दौर शुरू हो गया है और इसी कड़ी में आज बहराइच की नानपारा विधानसभा से भाजपा विधायक माधुरी वर्मा के पति और पूर्व विधायक दिलीप वर्मा भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। पूर्व विधायक दिलीप वर्मा 4 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं और भाजपा से पहले कांग्रेस में भी जा चुके हैं, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में बेटी को टिकट नहीं मिलने पर दिलीप वर्मा ने भाजपा से बगावत करते हुए बेटी को निर्दलीय चुनाव लड़वाया और जीत दर्ज की, जिसके बाद उन्हें भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन अब दिलीप वर्मा एक बार फिर समाजवादी पार्टी में लौट आए हैं। कांग्रेस में भी रहे, बीजेपी में 6 साल लगभग रहे। आपने अभी जो प्रश्न किया इसका जवाब तो पूरा देश दे रहा है, पूरा देश दे रहा है। हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमारा दिल कहीं नहीं लगा, इसलिए अपने पुराने घर में चले आए हैं। उधर मऊ में कोरोना कर्फ्यू के दौरान एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिस वाले कोरोना कर्फ्यू के दौरान घर के बाहर खड़े एक शख्स की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना मोहम्मदाबाद कस्बे की बताई जा रही है, जहां अपने ही घर के बाहर खड़े एक शख्स को पुलिस वालों ने पीटना शुरू कर दिया और उसे थाने लेकर घसीटते हुए गए। लेकिन बेकसूर शख्स की इस तरह पिटाई की इस घटना से अब इलाके के लोगों में नाराजगी है। और अब खबर रामपुर से, जहां रामपुर में एम्बुलेंस कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य महकमे के मानदेय में 25% वृद्धि की घोषणा की गई है, लेकिन एम्बुलेंस कर्मियों के मानदेय में नहीं हुई कोई वृद्धि, जिसको लेकर नाराजगी जताई। नाराज एम्बुलेंस कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया, विरोध प्रदर्शन किया। एम्बुलेंस कर्मियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी एम्बुलेंस कर्मियों को माना जाता है, बावजूद इसके मानदेय में नहीं हुई बढ़ोतरी। रामपुर की मिलक तहसील स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस कर्मियों ने प्रदर्शन किया। तो उत्तराखंड का कोरोना अपडेट आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में 2756 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और कोरोना से 81 मौतें हुई हैं। आज 6674 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए और राज्य में अभी तक आए कुल कोरोना के मामले 3,18,346 और कुल स्वस्थ 2,61,328। एक्टिव केस की बात करें तो 45,568 अब भी एक्टिव केस हैं और कुल मौतें 6,020 हो चुकी हैं। 13,891 सैंपल रिपोर्ट आना अभी इनकी बाकी है। तो अगर जिलेवार
कोरोना मरीजों की केसेस की बात करें तो अल्मोड़ा में आज 234 मामले सामने आए, बागेश्वर में 70, चमोली में 226, चंपावत जिले में 74, देहरादून में सबसे ज्यादा 524, हरिद्वार में 200, नैनीताल में 209, पौड़ी में 109, पिथौरागढ़ में 124, रुद्रप्रयाग में 161, टिहरी में 264 और उधम सिंह नगर की बात करें 452, उत्तरकाशी में 109। तो ये है कोरोना का जिलों का अपडेट। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से प्रदेश संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो हर गांव में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। 30 मई को केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसके चलते संगठन की ओर से कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है और सभी सांसद 2-2 गांव में जाएंगे और लोगों से जन संवाद करेंगे। हमारे जो हम जिलों की वर्चुअल बैठक कर रहे थे, आज ये हमारी इस समय 12वीं बैठक है। इसके बाद 2 बैठक से बचेगी जो हम पूरी कर लेंगे। कार्यकर्ताओं का जो व्रत आ रहा है और जो कार्यकर्ताओं का जज्बा और संकल्प है वो निश्चित रूप से बहुत हाई है। सेवा भाव को लेकर जो कोरोना के संक्रमण काल में जो वो काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहा है। उन कार्यकर्ताओं के बल पर हम आने वाले कुछ ही समय में कोरोना को राज्य से हराने में सफल हो जाएंगे। 30 तारीख को हमारी सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम सिवा सेवा के नहीं किए जाएंगे। सेवा को समर्पित रहेगा ये हमारा 30 तारीख। हमारे सभी सांसद और विधायक 2-2 गांव में जाएंगे, कार्यकर्ता 1-1 गांव में जाएंगे। युवा मोर्चा ब्लड डोनेट करेगा। वहीं मसूरी में सरकारी राशन कार्ड धारकों को जो राशन दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता काफी खराब है। आरोप है कि जो चावल दिया जा रहा है उनमें पत्थर निकल रहे हैं, गेहूं की क्वालिटी भी ठीक नहीं है। एसडीएम ने इस मामले को लेकर उनके खाद्य पूर्ति अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। उधर कोरोना महामारी के दौर में विदेशों से भी मदद का हाथ आगे बढ़ा है और विदेशों से भी लगातार मदद आ रही है। अमेरिका के रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। प्रवासी उत्तराखंडियों ने अमेरिका से कोरोना किट भेजकर महामारी में मदद की है और अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाले प्रवासियों की मदद से भेजी गई कोरोना किट सीएमएस को सौंप दी गई। जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए आवश्यक रक्षक सामग्री की ज़रूरत थी, उन्होंने उसको पूरा किया है। क्योंकि कई बार गांव-गांव में बहुत तेज़ी से इसका प्रसार हो जाने के कारण संक्रमण का कई बार इन चीज़ों की आपूर्ति थोड़ी सी बाधित हो जाती है। तो उसमें निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये उनका जो अपने क्षेत्र के लिए किया गया दान है बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। वहीं कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने पौड़ी प्रशासन को 1000 ऑक्सीमीटर मुहैया कराए। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने अपने एनजीओ के जरिए कोरोना दौर में मदद को हाथ आगे बढ़ाया है। फिलहाल पहले 300 ऑक्सीमीटर जिला प्रशासन को सौंपे गए, जबकि बाकी ऑक्सीमीटर जल्द उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ऑक्सीमीटर तो है ही बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये अर्ली स्टेज में जो बीमारी है उसको आइडेंटिफाई करता है। तो हमारा प्रयास ये रहा था कि किस तरह से सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की और लोगों की मदद की जा सके। ये हमारा प्रयास चलता रहेगा, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से चलता रहेगा। मैं आपको फिर से नमस्कार कहना चाहता हूँ। ये जो ऑक्सीमीटर्स का वितरण है ये हमने अभी भी किया है और आगे भी बढ़ाएंगे इसको। वहीं कोविड कर्फ्यू के दौरान बड़कोट में कुछ लोग जानवरों को खाना खिला रहे हैं। सामाजिक संस्थाओं से जुड़े कुछ लोग शहर में घूमने वाले जानवरों को रोटी खिला रहे हैं। संस्थान के लोग हर दिन करीब 300 रोटियां तैयार करते हैं और फिर उन्हें शहर भर में घूमने वाले जानवरों को खिलाया जाता है। हम लोगों ने तय किया कि एक ही जगह पे, क्योंकि घर घर पिछले वर्ष हमने घर घर में रोटियां मांगी थी, रोटी दान मांगी थी, लेकिन इस वर्ष जो है क्योंकि कोरोना के काफ़ी मामले इधर आए यमुना घाटी में, तो हम लोगों ने एक ही जगह पर जो है 4-5 महिलाएं, एक जागृति महिला समूह है, उनके सहयोग से हम लोग रोटियां बनवा रहे हैं। 300 से 400 रोटियां हमारी पर डे बनती है और जो भी नगर के जितने भी मवेशी हैं, जो गाय है, बैल हैं या कुत्ते हैं, इनको हम लोग जो है रोटी और चारा खिलाने का काम कर रहे हैं।